नीलगिरी की मुख्य सड़क से गुजरते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन होते हैं। आजकल कोविड की वजह से मंदिर में श्रद्धालु कम आ रहे हैं, लेकिन भगवान खुद रिक्शा पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकल पड़ते हैं। नीलगिरी आज ओडिशा के बालेश्वर जिले का एक ब्लॉक यानी तहसील है। सन 1947 से पहले यह एक राजपूत रियासत होती थी। कम से कम इस रियासत के उत्तराधिकारी यही दावा करते हैं। आज भी यहां के शासन करने वालों के महल पर उसी रियासत का झंडा फहराता है। बेशक 1947 में भारत में आजादी का सूर्योदय हुआ और देश एक लोकतंत्र में बदल गया। देश की तमाम रियासतें लोकतंत्र में विलीन हो गईं। लेकिन बाकी शाही परिवारों की तरह ही नीलगिरी रियासत के उत्तराधिकारी भी शायद अभी तक खुद को यहां का शासक मानते हैं। कई और राज परिवारों की तरह ही इस परिवार ने लोकतंत्र स्थापित होने के बाद कायम सत्ता में अपनी हिस्सेदारी पाई है। उन्नीस से पहले और आज भी इस राज परिवार के लोग भव्य महलों में रहते आए हैं। आज भी उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई है। नीलगिरी ब्लॉक एक आदिवासी बहुल इलाका है, यानी यहां के राजा राजपूत हुए और प्रजा आदिवासी। लेकिन यहां राजपूत शासक आए कहां से, इसकी कई थ्योरी हैं। 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब 21वीं सदी में यह आदिवासी इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन संचालित होता है। यानी इस इलाके में आदिवासी समुदायों को अपनी परंपरा, सामाजिक धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी विशेष अधिकार हासिल हैं। नीलगिरी के भव्य मंदिर और महल को देखने के बाद आज हम उन्हीं आदिवासियों से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत का ये खास एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की टीम आजकल उत्तरी ओडिशा के आदिवासी इलाकों में घूम रही है, उनसे मिल रही है। जब आप किसी भी आदिवासी इलाके में जाते हैं तो वो इलाके आपको बेहद खूबसूरत लगते हैं। मिट्टी और घास फूस से बने उनके घर बहुत सुंदर नज़र आते हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर आपको हर साल अपने घर की छत बदलनी पड़े और हर 4-5 साल में पूरा घर फिर से तैयार करना पड़े, तो उसमें कितनी ऊर्जा और मेहनत लगती है। आदिवासी इलाकों में ये लगातार करना पड़ता है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आदिवासी इन कच्चे घरों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो इन्हीं घरों में रहना चाहते हैं, या ये उनकी मजबूरी बन चुकी है। इस सिलसिले की शुरुआत हमने गोविंदपुरा नाम के एक गांव से की है। इस गांव में कोल्हो आदिवासी रहते हैं। दरअसल ये आदिवासी मुंडा समुदाय का ही एक हिस्सा हैं, जिन्हें हो आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये आदिवासी आपस में बातचीत के लिए अभी भी अपनी मातृभाषा हो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओडिया भाषा का इस्तेमाल अब काफी बढ़ चला है। खासतौर से नई पीढ़ी में अब ज्यादातर लोग ओडिया में बात करते हैं। वो सीखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो इंटरेस्ट अभी तो अंग्रेजी में ज़्यादा बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है और ओडिया ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए इस भाषा को इतना ध्यान नहीं देते। वो जानते नहीं ये बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है, क्योंकि हम बुक्स में तो हमारे कल्चर के बारे में नहीं पढ़ते ना। तो हमारे कल्चर, तो हम दूसरों के कल्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। हम लोगों का कल्चर जो इंडिजीनियस कल्चर है, इंडिजीनियस जो भी हम लोगों का जो भी है लाइफस्टाइल है, वो लोग हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं देते हैं। वो तो हम दूसरे समाज के लोगों का मीन्स पढ़ाई उनके बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों का विषय में तो कुछ भी नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में।
इस इलाके में आदिवासियों के घर साइज में काफी बड़े नजर आते हैं। ये घर मिट्टी से बने हैं और इन पर पुआल के छप्पर डाले जाते हैं। घरों की दीवारें काफी चौड़ी बनाई जाती हैं और छप्पर काफी भारी होता है। घर का छप्पर बांस पर टिका होता है। घरों के बाहर बैठने के लिए एक चबूतरा अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन रखा जाता है। ये घर गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के लिए अनुकूल माने जा सकते हैं। घर की चौड़ी दीवारें और भारी छप्पर गर्मी में घर को ठंडा रखते हैं तो सर्दी में ये घर गर्म रहते हैं। कुल मिलाकर ये घर पूरी तरह से मिट्टी, बांस और पुआल से बने होते हैं। कह सकते हैं कि पर्यावरण के नजरिए से ये आदर्श घर हैं। हम सभी लोग रोजी रोटी की तलाश में कभी न कभी गांवों से शहर या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कई बार हम परिवारों के साथ गांवों से शहर और एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हमारे घरों का क्या होता है? आमतौर पर हम अपने घर या तो किराए पर देकर चले जाते हैं या उनको ताला लगा देते हैं। वापस आते हैं, घरों की सफाई करते हैं और उन घरों में फिर से रहना शुरू कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन आदिवासी इलाकों में अगर कोई परिवार मजदूरी के लिए बाहर चला जाए तो उनके मकानों का क्या होता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्योंकि ये पुआल के छप्पर और मिट्टी की दीवारों के बने होते हैं और अगर इन घरों की लगातार देखभाल ना की जाए, हर साल छप्पर ना बदला जाए तो ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। गोविंदपुरा गांव में हमें कई घर नजर आए जो ढह गए हैं। इन घरों के मालिक रोजगार की तलाश में शहर निकल गए हैं। कच्चे घरों के साथ यह मसला रहता है। पक्के घरों पर एक बार सीमेंट का पलस्तर होने के बाद पीढ़ियों तक दीवारें मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन मिट्टी की दीवारें और पुआल के छप्पर के घरों की लगातार देखरेख करनी पड़ती है। इन घरों का छप्पर हर साल बदलना पड़ता है। इसके बावजूद अक्सर 5-7 साल में इन कच्चे घरों को नए सिरे से बनाना पड़ता है। और लोग बाहर चले गया हाँ। काम करने के लिए, तो बाहर चले गए तो घर टूट गया, सब भाग गया। हाँ। कहाँ चले गए? और काम करने के लिए पूरा परिवार। जंगलों के बीच बसे इन गांवों में आदिवासी जमीन पर ही सोते हैं। इस नज़र से इन आदिवासी इलाकों में सांप से डसे जाने का खतरा लगातार बना रहता है। हालांकि आदिवासी कहते हैं कि उनके देवता उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन सांप के काटने से मौत की सबसे अधिक घटनाएं आमतौर पर आदिवासी इलाकों से ही रिपोर्ट होती हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी के अनुसार भारत में साल 2000 से 2019 के बीच सांप के डसने से कम 12 लाख लोगों की मौत हुई है। इस लिहाज से हर साल भारत में कम से कम 58,000 मौतें सांप के काटने से हो रही हैं। इस शोध में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की सांप के काटने से मौत हुई है उनमें से आधे लोगों की उम्र 30 साल से 69 साल के बीच में थी। यह स्टडी यह भी दावा करती है कि जिन इलाकों में इलाज की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं वहां पर सांप से डसे गए लोगों की जान बचाई जा सकी है। घर पे सांप में कुछ नहीं आता। अच्छा। हमारा विश्वास है, जे देवी देवता को विश्वास ये कुछ नहीं आया हमारा घर पे। जमीन पे सो जाता है। सो जाता। तो चारपाई क्यों नहीं रखते हैं सोने के लिए? चारपाई नहीं है हमारा, वो तो नीचे आसन बिछा के सो जाते हैं। आसन बिछा के सो जाता है, खटिया नहीं है? खटिया नहीं। इस गांव में कुछ गिने चुने पक्के मकान के ढांचे भी नजर आते हैं। जी हां, इन्हें आधा अधूरा ढांचा ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर मकान अधूरे ही पड़े रहते हैं। जो 1-2 मकान पूरे बने नजर आते हैं उनके साथ भी छप्पर वाला कच्चा मकान बनाया जाता है।
इसकी एक वजह तो यह है कि पूरे परिवार की ज़रूरत के हिसाब से पक्के मकान का साइज पर्याप्त नहीं होता है। दूसरा, इन मकानों में मौसम के लिहाज से रहना मुश्किल होता है। बालेश्वर एक तटीय इलाका है और यहां पर गर्मी और उमस काफ़ी होती है, लेकिन सरकार की आधी अधूरी मदद और ठेकेदारों की चालाकी भी इसका एक बड़ा कारण है। जो हमरा पंचायत में जो कॉन्ट्रैक्टरी काम कर ले, वो तो हमरा नाम से वर्क कर रहा है ना, वो हम पैसा उठा के कॉन्ट्रैक्टरी को दे देवा। कॉन्ट्रैक्टरी तो आधा काम करेगी, करने के बाद से भाग गया। अच्छा, उनका नाम पे जो वर्कर रहता है इंदिरा आवास का, वो 1,20,000 का आता है, लेकिन 1,20,000 में घर मतलब कंप्लीट करना नामुमकिन। इसलिए आदमी लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह से जुगाड़ करके वो बना के दे। 1,20,000 के अंदर किसी भी तरह कंप्लीट करके देना पड़ता है उसको, और जो बाकी का जो इंसेंटिव पैसा होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है, मुनाफा उसका हो जाता है। क्या है कि आदिवासी लोग जाके उधारी से सीमेंट रोड ये सब नहीं ले पाते, कॉन्ट्रैक्टर लेकिन वो ले आता है। कंप्लीट करने के बाद जो इंसेंटिव में आता है वो कॉन्ट्रैक्टर लेके चले जाता है। जंगलों के बीच बसे गांवों में कच्चे छप्पर वाले घर देखने में खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के घरों में 1-2 दिन बिताना एक रोमानी आइडिया लग सकता है, लेकिन जिंदगी बिताना अच्छा आइडिया नहीं कहा जा सकता। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी सबको पक्के मकान मिल सकें, इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी लगातार योजनाएं बनाती हैं, पैसा खर्च करती हैं। लेकिन जहां तक आदिवासी बहुल क्षेत्रों का सवाल है, इन क्षेत्रों के लिए तो अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है और निगरानी की एक अलग से व्यवस्था तैयार की जाती है जो नीचे से ऊपर तक काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 40 से ज़्यादा मंत्रालय, जी हाँ, भारत सरकार के 40 से ज़्यादा मंत्रालय आदिवासियों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। इसके बावजूद आदिवासी भारत में अभी भी लगभग सभी लोग कच्चे मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं, कोई समझदार आदमी आज तक ये नहीं बता पाया है।